जो है बहुत ही खूबसूरत हम लोग चर्चा करेंगे बिहेवियर साइंस, क्योंकि कल के डेट में आप लोग का जो है क्लास नहीं हो पाया था। तो आज हम इसको पूरा करेंगे बिहेवियर साइंस, जहाँ पे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे। एक प्रकार से यह रिवीजन आपका चल रहा है, तो इस रिवीजन में आप लोग को मैं आज की इस वीडियो में एक प्रश्न बिहेवियर साइंस के साइकोलॉजी से लेने वाला हूं, और एक प्रश्न जो काफ़ी खूबसूरत प्रश्न होगा वह समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के ऊपर लेने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। और बाकी तो मैं डिटेल्स में पढ़ा ही चुका हूँ, पीडीएफ दे ही चुका हूँ। जो लोग नहीं पीडीएफ है, जो लोगों को नहीं कुछ है, मैं यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दे दूंगा आपको, जहाँ से इस लेक्चर का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके एक बार खुद से पढ़िएगा। ओके, चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आपके एग्जाम में शॉर्ट में या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान होता क्या है और मनोविज्ञान के कितने क्षेत्र है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी के जो क्षेत्र है, जो स्कोप है, उसके बारे में बताइए और डिटेल से बताइए। आपको 10 नंबर में या फिर 5 नंबर्स में भी पूछते हैं। तो देखिए, बात किया जाए आपको तो साइकोलॉजी के बहुत सारे क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र है, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में आपको समझना है, जानना है। सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपको लगे कि बड़ा क्वेश्चन है, 10-10, 20-20 जो है आपके पॉइंट है, टाइप्स के प्रकार में है, तो पहले उस टाइप्स को पढ़ने का प्रयास कीजिए, दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने सारे जो है क्षेत्र है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, जहां पे मनोविज्ञान का यूज होता है, तो बहुत सारे क्षेत्र है, 15-20 क्षेत्र आपको मैं बताऊंगा। तो इस 15-20 पॉइंट जो होगा, पहले तो इस 15-20 पॉइंट को याद रखने का प्रयास कीजिए, तब तो इसके अंदर के मैटर को आप चीजों को लिख पाएंगे। उसके लिए हम पीडीएफ दे ही चुके हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बारीकी से समझिएगा, और ऐसे अगर वीडियो को स्किप करके जाइएगा तो फिर जो है आपको समझ में आने वाला नहीं है। सबसे पहले जो साइकोलॉजी है उसको दो तरह के क्षेत्रों में बांटा गया। एक तो साइकोलॉजी वो है जो सैद्धांतिक रूप से काम करता है, जो प्रिंसिपल बेस है, थियोरिकल बेस है, और एक ऐसा है जो व्यवहार के ऊपर काम करता है। समझ गए? मीन्स दो तरह के क्षेत्रों में बांटा गया, एक व्यवहारिक क्षेत्र और एक सैद्धांतिक क्षेत्र। दो तरह के क्षेत्रों में हम कह सकते हैं कि बिहेवियर जो साइकोलॉजी है, इसको दो तरह के क्षेत्रों में विभाजित किया गया, एक व्यवहारिक और एक सैद्धांतिक, दो प्रकार के, दोनों तरह से। लेकिन कहने के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी का क्षेत्र है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है सैद्धांतिक को एक साइड लिखेंगे और व्यवहारिक को एक साइड लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, तो हम डायरेक्टली जितना हमको क्षेत्र पता होगा उस क्षेत्र को हम लोग लाइन से जो है डायरेक्टली लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए करते हैं शुरू। ध्यान में आप लोग दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन आपको लिखना है और समझना है, सिर्फ आप समझिएगा तो ऑटोमेटिक चीजों को आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले जानिए कि मनोविज्ञान होता क्या है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो मनोविज्ञान एक मन का विज्ञान है, एक व्यवहार का विज्ञान है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार, उसके आत्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है। वही हमारा साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। साइको प्लस लॉजी यानी साइको जोर लोगस, दो टर्म से मिलकर बना है। साइको मतलब होता है मानसिक, मन, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, यानी मन का अध्ययन, और उसी को आत्मा का अध्ययन कहिए या व्यवहार का अध्ययन कहिए, यही हमारा मनोविज्ञान होता है। तो एक साइकोलॉजिस्ट अरस्तु थे। अरस्तु के हिसाब से जो मनोविज्ञान है वह मन का विज्ञान है। ठीक है? वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक विज्ञान है। तो यह वाटसन और अरस्तु दोनों के हिसाब से हो गया। पिलसबरी के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है? तो वही चीजें है, मानव व्यवहार, मानव का मन या मानव के आत्मा का विज्ञान का, ये सब वही है, एक दूसरे से सब रिलेटेड है। कोई भी एक लिख दीजिएगा, अरस्तु के लिखिएगा तो लिखिएगा कि मनोविज्ञान एक मन का विज्ञान है। ठीक है, हो गया। वाटसन के अनुसार लिखिएगा तो लिखिएगा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एक सकारात्मक विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद है आपके पिलसबरी के अनुसार, तो पिलसबरी के अनुसार लिखिएगा, तो पिलसबरी के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। बस आपको जो एक दो लगे इसमें से उसको लिख देना है। तो ये हो गया इसका परिभाषा। ठीक है, अब आगे आता है मनोविज्ञान के कितने सारे क्षेत्र है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी।
साइकोलॉजी को स्कोप में लिखने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस हम ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है जो पॉइंट बनता है। और जब पॉइंट आपके दिमाग में याद रहेगा ना, तो ऑटोमेटिक उसके एक दो लाइन सभी में आप आराम से लिख दीजिएगा। जैसे पहला है समान मनोविज्ञान। समान मनोविज्ञान कहने का मतलब है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी का कहने का मतलब है कि इसमें जनरल मतलब नॉर्मल जो व्यक्ति का जो सिद्धांत होता है, नॉर्मल जो व्यवहार है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इस जो सभी पर लागू होता है, एक समान तौर पर जो सभी पर नियम लागू होते हैं साइकोलॉजी का, तो वह जनरल साइकोलॉजी होता है, समान मनोविज्ञान। ओके, पहला। आगे है असमान मनोविज्ञान। अब कुछ ऐसे मनोविज्ञान है जो अलग अलग क्षेत्रों में पर्सनल है, मतलब वह असमान है, सबके लिए अलग अलग है। जैसे पशु के लिए अलग है, बच्चे के लिए अलग है, ठीक है, डॉक्टरी पढ़ाई के लिए अलग है, राजनीतिक के लिए अलग है, समझ गए, व्यवसाय के लिए अलग है। तो कुछ ऐसे मनोविज्ञान का क्षेत्र है जो असमान है, जहाँ पे असाधारण तौर पे चीज़ों को जो है क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है इसके अंदर में, और यही जो है हमारा असमान अध्ययन, असमान साइकोलॉजी होता है। नेक्स्ट है पशु मनोविज्ञान, यानी मानव मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान का मतलब है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी में मानव संबंधी व्यवहार का, मानव संबंधी जो है आचरण, मानव संबंधी सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो वह मानव जो है ह्यूमन साइकोलॉजी होगा। जाहिर सी बात है कि ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियर, और उसके बाद जो है हमारा पशु मनोविज्ञान है, यानी एनिमल साइकोलॉजी। तो एनिमल साइकोलॉजी जो है इसे तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मनुष्य और जानवरों के बीच में तुलना किया जाता है और यह तय किया जाता है कि मनुष्य में कितना ज़्यादा जो है व्यवहार है, मन है, जिसका ज्ञान कर सकता है, और पशु के, यही जो है आपके एनिमल जो साइकोलॉजी है, यह मानव और पशु को अलग करता है व्यवहार के हिसाब से, समझ गए। जब अगर पशु और व्यक्ति दोनों का अगर व्यवहार समान होता, तो फिर पशु पशु नहीं रहता, आदमी का रोल लेता। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो तुलनात्मक अध्ययन करता है वही एनिमल साइकोलॉजी ही करता है। समझ गए चीज़ों को, आगे चलिए। व्यक्ति मनोविज्ञान है, यानी इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहने का मतलब है कि इसमें पर्सनल किसी व्यक्ति के मन के बारे में अध्ययन किया जाए, उसके आचरण, उसके सिद्धांत, मतलब पर्सनल तौर पर साइकोलॉजी का अध्ययन किसी व्यक्ति पर इंडिविजुअली किया जाता है, तो उससे जो है व्यक्तिगत साइकोलॉजी कहते हैं, इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहते हैं। ओके, आगे है ग्रुप साइकोलॉजी। सबके नाम से ही क्लियर है, ग्रुप साइकोलॉजी का मतलब है कि जैसे एक ग्रुप है जहां पे चार व्यक्ति है, तो उसको सभी को, चारों व्यक्ति को एक ग्रुप मानते हुए उसके व्यवहारों का अध्ययन करेंगे, उसके सिद्धांतों, उसके आचरण का अध्ययन करेंगे, जो एक ग्रुप के हिसाब से होगा, तो वह ग्रुप साइकोलॉजी होगा। अगर हमें किसी ग्रुप में व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति का अध्ययन करना होगा, उसके मन का, तो उसमें वहां पे इंडिविजुअल साइकोलॉजी काम करेगा। तो ये सब साइकोलॉजी का हमारा क्षेत्र है, ठीक है। आगे है, एक एक करके सीखिए, समझिए, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगे है सामाजिक मनोविज्ञान। अब हमें इंडिविजुअल जान गए, ग्रुप जान गए, अब हम लोग क्या जानेंगे, अब जानेंगे सोशल साइकोलॉजी, यानी सामाजिक मनोविज्ञान। अब समाज में होने वाले घटना, ठीक है, समाज में, समाज की क्या स्थिति है, समाज के प्रति क्या थिंकिंग रखते हैं, इन सभी के, मतलब समाज के व्यवहार। अब चूंकि समाज में व्यक्ति रहता है, तो कहीं ना कहीं समाज का भी एक अपना जो है स्थिति, अपना जो है कंडीशन होता है, उसके प्रति कितना व्यक्ति जागरूक है, तो सामाजिक अध्ययन भी एक जरूरी है। तो सामाजिक रूप से अगर सभी के समाज के ऊपर अगर साइकोलॉजी का अप्लाई किया जाता है, तो साइकोलॉजी वह जो है हमारा सोशल साइकोलॉजी होता है, समझ गए, यानी सामाजिक मनोविज्ञान। उसी प्रकार से होता है प्रौढ़ मनोविज्ञान, यानी एडल्ट साइकोलॉजी। अब जो एक बच्चा है, एक वयस्क है और एक बूढ़ा है, तो कहीं ना कहीं एक बूढ़ा का व्यवहार और एक बच्चा का व्यवहार में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बहुत हद तक समान होता है। जिस प्रकार से बूढ़ा करता है उसी प्रकार से बच्चा भी करता है, लेकिन जो वयस्क होता है उसके अंदर मैच्योरिटी होती है, तो वो अपना अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इस हिसाब से प्रौढ़ का एक अलग जो है, आपके बुढ़ापे के लिए वृद्ध व्यक्तियों का एक अलग अपना साइकोलॉजी है, जहाँ पे वृद्ध व्यक्तियों के बारे में, उसके सिद्धांत, उसके व्यवहार, उसके आत्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वो जो है प्रौढ़ मनोविज्ञान होगा, एडल्ट साइकोलॉजी। ओके, चाइल्ड साइकोलॉजी है। अब चाइल्ड साइकोलॉजी है तो जाहिर सी बातें हैं, बच्चे के व्यवहार, यानी बच्चा, बाल मनोविज्ञान। यहाँ पे बालक के शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सैद्धांतिक, ठीक है, उसके संवेगात्मक, समझ गए, सभी चीज़ों का अध्ययन अगर किसी को किया जाएगा, तो वह जो है बाल मनोविज्ञान
चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर होगा। मतलब बच्चा के सभी तरह के शारीरिक और मानसिक साइकोलॉजिकल अगर अध्ययन करना है तो उसके लिए हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। ओके, आगे साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के साइकोलॉजिकल, अब सभी व्यक्ति का अपने अंदर अंदर एक साइकोलॉजिकल होता है, एक मनोवैज्ञानिक जो है स्थिति होता है। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर एक साइकोलॉजिकल जो है आपका क्या होता है, मन चलते रहता है। तो साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान भी एक विज्ञान के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर भी जो है हम लोग साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, ठीक है। आगे है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अब जो साइकोलॉजी है उसका क्षेत्र जो है एक्सपेरिमेंट के एरिया में, जहां पे नए नए चीज़ों का विकास किया जाता है, नए नए चीज़ों का खोज किया जाता है, कोई चीज़ नया आविष्कार किया जाता है एक्सपेरिमेंट के तौर पर, तो वहां पे एक्सपेरिमेंटल एरिया क्षेत्र में भी हमारा साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो एक साइकोलॉजी का क्षेत्र हमारा एक्सपेरिमेंटल भी बनता है। ओके, आगे है परा साइकोलॉजी, परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान जो है यह साइकोलॉजी का सबसे नवीनतम क्षेत्र है, मतलब नया क्षेत्र है, जहां पे व्यक्ति के कल्पनाओं, व्यक्ति के इच्छाओं, व्यक्ति के जो है सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो व्यक्ति इमेजिन किया जाता करता है, ठीक है। तो परा मनोविज्ञान जो आपका होता है, यह मनोविज्ञान का एक नया शाखा है, समझ गए। इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति के इंद्रिय के बारे में, व्यक्ति के मन के बारे में, उसके जो है आपके सुपर सेंसेबल, सेंसेबल, इन सब के बारे में, इंद्रियां के बारे में, इन सभी के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है, तो वह पारा साइकोलॉजी होता है। ओके, डेवलपमेंट साइकोलॉजी है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी कहने का मतलब है कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होते रहता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, एक दिन का भी नहीं रहता है, धीरे धीरे उसका समय बढ़ता है, इतना बच्चा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, होते होते वयस्क होता है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होता है। मतलब उसके एक क्रमिक विकास, डेवलपमेंट चलते रहता है। और इस विकास में जैसे जैसे वह अपने एज ग्रुप को आगे बढ़ते जाता है, उसका मानसिक, उसका सामाजिक, उसका व्यवहारिक सभी चीज़ों में चेंजेज आता है। और इस चेंजेज का जो अध्ययन किया जाता है वह डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर ही किया जाता है, समझ गए। आगे है शिक्षा, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी कहने का अर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपके, समझ रहे हैं ना, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान, समझ गए। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे टीचर को पढ़ाना हो तो उनके लिए कुशल व्यवहार का होना जरूरी है, स्टूडेंट को पढ़ना हो तो एक अच्छे व्यवहार और एक अच्छे मन एकाग्रता होना जरूरी है। तो यह सब कहीं ना कहीं एक हमारा साइकोलॉजी का ही उपज है, जिससे हम अपने मन, व्यवहार, अपने चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में मदद करता है, सीखने सिखाने में मदद करता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के जरिए टीचर अपने सिद्धांत को लागू करता है बच्चा के ऊपर, उसके व्यवहार को जो है प्रदर्शित करता है, अच्छा करता है गुण को, ठीक है ना। तो ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर ही होता है, ठीक है। आगे है औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहने का अर्थ है कि जैसे मान गए कोई औद्योगिक है, कोई इंडस्ट्री है, मतलब कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो भी लेबर काम कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी है, उसका एक मालिक होता है, मालिक से नीचे उसका मैनेजमेंट होता है, उससे नीचे एक सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के नीचे जो है आपके बहुत सारे जो है कर्मचारी काम करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। सभी के बातों को समझने के लिए, सभी के व्यवहारों को समझने के लिए आपको मनोविज्ञान का उपयोग होता है। अब समझिए कि मनोविज्ञान अगर ना रहे तो ना आप हमारी बातों को समझ पाइएगा, ना हम उसके बातों को समझ पाएंगे, ना वो उसके बातों को समझ पाएगा। तो मनोविज्ञान बेसिकली हमारे, आपके, उसके व्यवहार, आसपास के चीज़ों, विकास के चीज़ों, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में उपयोग होता है, जहाँ पे समझने, समझाने और अंदर के गुण, अंदर के जो विकास की जो स्थिति है, इन सभी के बारे में हमें समझाता है कि इस प्रकार से इसका व्यवहार है, यहाँ पे हम इस सिद्धांत को लागू करेंगे, हम यहाँ पे ये व्यवहार, ये मन के अनुसार जो है काम करेंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है आपके बताता है साइकोलॉजी। तो उसी प्रकार से साइकोलॉजी जो है
एक औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कर्मचारियों, कंपनी मालिक, सुपरवाइजर, बड़े बड़े पोस्ट और अन्य कर्मचारियों के बीच एक तालमेल बैठाने का, एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है, जिससे एक दूसरे के बातों को समझ पाते हैं और सुचारू रूप से कंपनी इंडस्ट्री को चलाने में मदद मिलता है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी एक महत्वपूर्ण आपका क्षेत्र है। ठीक है, आगे है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो नॉर्मल तौर पे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जीएनएम कर रहे हैं, आप जीएनएम कर रहे हैं, तो यह हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी होगा, जहां पे आप सेकेंड ईयर में पढ़िएगा मेंटल हेल्थ, जहां पे आप व्यक्ति के, मरीज के व्यवहारों के बारे में, उसके मन के में क्या चल रहा है, उस चीज़ों के बारे में आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का मतलब ही होता है नैदानिक साइकोलॉजी, जहां पे व्यक्ति के मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सब के बारे में आप जो है क्या कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं, स्थिति के बारे में जान सकते हैं साइकोलॉजी के जरिए, यानी मनोविज्ञान के जरिए, मन को पढ़कर, व्यवहार को समझ के, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह हमारे हॉस्पिटल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, आगे आता है, अभी तक पता नहीं, आप लोग नहीं गिन रहे हैं, मैंने 16-17 बता दिया है। ठीक है, आगे आता है व्यवसायिक परामर्श मनोविज्ञान, काउंसलिंग एंड वोकेशनल गाइडेंस साइकोलॉजी। अब आता है कि आपके व्यवसायिक क्षेत्र में भी साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आपके बिजनेस के क्षेत्र में भी साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। अब जैसे देखिए, अगर साइकोलॉजी के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अगर रोल नहीं रहता, तो क्या कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच बातों को समझने में बहुत दिक्कत हो जाता। ठीक है, वो कस्टमर ना दुकान वाले का बात समझ पाता, ना मालिक जो है उसका बात समझ पाता। ठीक है, और अगर कोई समस्या होता है तो व्यक्ति अपने बिजनेस को लेकर काउंसलर के पास भी जाता है, जहाँ पे उसको समस्या दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी आपके बिजनेस के क्षेत्र में भी कोऑर्डिनेशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो आप छोटे कर्मचारी हो, चाहे वो कोई ग्राहक हो, चाहे कंपनी हो, चाहे दुकानदार हो, कोई भी हो, एबीसीडी कोई भी हो, वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। आगे है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी कहने का मतलब है कि वैधानिक मनोविज्ञान। अब यह एक मनोविज्ञान जो है न्यायिक क्षेत्र में भी आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां पे एक जज ये तय कर पाता है कि एक सही तौर पर जो है निर्णय दिया जाए, एक निर्दोष आदमी को जो है कुछ ना हो, वो उस पर कोई जो है आपके प्रेशर ना हो, निर्दोष आदमी दोषी ना हो। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को समझने के लिए साइकोलॉजी का जरूरत होता है कि कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है, क्योंकि कोर्ट में चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं दबता है, कोई भी अपना हार नहीं मानता है जब तक प्रूफ सामने ना हो जाए। तो इसलिए सभी व्यक्ति सही ही मानता है। तो जज का काम होता है कि वह देखे कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, किसके बातों से गड़बड़ लग रहा है, किसके बातों में सही लग रहा है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बताता है कि फलानवा आदमी झूठ बोल रहा है, वो गड़बड़ किया है, फिर भी वह बोल रहा है कि हम नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं वैधानिक क्षेत्र में, कानूनी क्षेत्र में साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जहां पे आपके निर्णय लेने में, करने में सहायक होता है साइकोलॉजी। ठीक है, आगे मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी कहने का मतलब है कि आपके सैन्य क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि अब देखते होइएगा सैन्य क्षेत्र में एक अलग अलग जो है टीम बना होता है। ठीक है, उस टीम में आपके एक दक्षिण भारत का रहेगा, एक उत्तर भारत के रहेगा, एक आपके पूर्वी भारत के रहेगा, मतलब कहाँ कहाँ के जो है क्षेत्र के फोर्सेज, सैनिक जो है काम करते हैं, लेकिन सभी के बीच में कैसे समन्वय बैठे, सभी के व्यवहार में कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ना तो एक जाएगा इस साइड, एक जाएगा इस साइड, एक घूमेगा उस साइड तो एक घूमेगा इस साइड, तो फिर वह टीम एक संगठित नहीं होगा और मिलिट्री जो है गड़बड़ा जाएगा। तो साइकोलॉजी एक अंदर अपने एक विचार में बांटता है, तो मिलिट्री में एक विचार होना बहुत, एक मत होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सैन्य क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, आगे है, आखिरी है पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल साइकोलॉजी, यानी राजनीतिक मनोविज्ञान। राजनीतिक मनोविज्ञान कहने का मतलब है माय डियर कि राजनीति के क्षेत्र में मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। कैसे रोल है, तो मान गए, देखते होइएगा आपके क्षेत्र में जो विधायक बन जाता है, जो एमपी बन जाता है, जब चुनाव आएगा तो आपके पैर पकड़ लेगा, बाबू बाबू कहेगा, एगो अपना पर ध्यान दे दीजिएगा, आपके पैर पर पड़ना होगा तो आपको पैर पर लेगा, आपके पिताजी सबको पैर पर लेगा, आपके घर पर आएगा, आधा घंटा बैठेगा, वोट लेना होगा तो। लेकिन जब वही वोट खत्म हो जाता है तो आप कहाँ गए, आपके घर कहाँ गए, 5 मिनट बैठने क्या, आपके इधर देखने के लिए भी तैयारी नहीं होगा, क्योंकि तब वह एमपी और विधायक बन गया होता है।
तो काम लेने के लिए अगर जिसके अंदर साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान है ना, तो वह बड़े बड़े आदमी को जो है अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, अपने तरफ मोह सकता है और अपने जाल में फंसा सकता है। जो साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान रखता है, जिसको साइकोलॉजी का भरपूर नॉलेज है, वह किसी भी व्यक्ति को जो है क्या करेगा, नीचे झुका देगा अपने चरणों में। तो साइकोलॉजी एक बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, जो इसको समझ जाएगा वह सभी व्यक्ति को, सभी प्रकार के व्यक्ति को नरम कर देगा, ठंडा कर देगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही राजनीतिक क्षेत्र में क्या होता है, नेता के गुण हो, ठीक है, लीडरशिप हो, इन सभी को जो है आपके साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा मार्क देता है। और नेता सब जो है वही काम यूज करके आपको, हमको, सबको मूर्ख बनाता है, वोट लेता है और क्या बहला फुसला लेगा और वोट ले लेगा, काम निकल जाएगा, फिर घूमते रहता है वो अपना। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा अपना रोल है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 20 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आपको पता भी नहीं चला। एक बार और से रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि कौन कौन साइकोलॉजी का क्षेत्र है। मैंने बताया साइकोलॉजी एक मनोविज्ञान, मन का विज्ञान है, मानव व्यवहार का एक अध्ययन है। इसके अनेकों क्षेत्र है, एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक, दो तरह से इसके क्षेत्रों पर अध्ययन किया जाता है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र है तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे पहला सामान्य मनोविज्ञान, दूसरा असामान्य मनोविज्ञान, ठीक है, तीसरा प्रौढ़ मनोविज्ञान, चौथा बाल मनोविज्ञान, डेवलपमेंट विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। उसके बाद एनिमल यानी पशु मनोविज्ञान, उसके बाद समूह मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, ठीक है, राजनीतिक मनोविज्ञान, लीगल साइकोलॉजी यानी वैधानिक साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, ठीक है, सैन्य मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी, समझ गए। उसके प्रकार से जो है आपका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसी तरीका से आपको माइंड में सोचना है कौन कौन से मनोविज्ञान है, बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस एंड गाइडेंस मनोविज्ञान, बहुत सारे मनोविज्ञान है, पॉलिटिकल मनोविज्ञान। तो जितना मनोविज्ञान मैंने आपको बताया, एडल्ट मनोविज्ञान है, समझ गए, साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान है, डेवलपमेंट, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, बहुत सारे मनोविज्ञान है। आपको मनोविज्ञान के बारे में डिटेल से चर्चा कर देना है। ओके, एक क्वेश्चन हो गया आपका 10 नंबर में पूछेगा समापत। मैंने जितना बताया आप 2 से 2.5 पेज में आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ दे देंगे जहां से आप लोग पढ़िएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग जो प्रश्न लेकर आए हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, तो आप लोग को एक एक चीज समझ में आ जाएगा। कैसे, चलिए। अब जो मैं लेकर आया हूं परिवार। परिवार बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान जो है टॉपिक है। परिवार में क्वेश्चन पूछेगा परिवार क्या है, परिवार के विशेषता क्या है, परिवार के प्रकार बताएं, एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होगा परिवार क्या है, परिवार के क्या कार्य है और परिवार के जो है आपके प्रकार बताएं। तो कार्य, विशेषता, प्रकार, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं परिवार के बारे में, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले परिवार होता क्या है। परिवार हम लोग फैमिली को परिवार कहते हैं, या सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का है। परिवार जो है आपके रोमन भाषा के फैमिलस से बना है, फैमिलस, ठीक है, फैमिलस से बना है। परिवार का शाब्दिक अर्थ, परिवार का अर्थ होता है कि यह, देखिए, परिवार जो होता है समाज का प्रथम इकाई, समाज का प्रथम इकाई अगर कोई है तो वह परिवार है। सबसे पहले परिवार आता है समाज में, सबसे पहले कोई संस्था आता है तो वह परिवार आता है, समझ गए चीजों को। परिवार के बाद समुदाय आता है, समझ गए, उसके बाद जो है आपके अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा कि समाज के प्रथम इकाई कौन है यूनिट के रूप में, तो वह हमारा परिवार होता है। अब परिवार किसे कहते हैं, तो परिवार के लिए कम से कम एक, देखिए, परिवार भी एक समूह होता है, परिवार भी एक व्यक्तियों का ही समूह है, जहां पे कम से कम एक पति पत्नी यानी एक दंपति और उसके एक संतान साथ में रहते हैं, वही परिवार कहा जाता है। चीजों को समझ गए, चलिए। अब इसमें अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट, अलग अलग जो है आपके समाजशास्त्री जो थे अपना राय दिए। उनमें एक लूनी मेयर के अनुसार, एक देख लीजिए, लूनी मेयर, लूनी मेयर ने कहा कि परिवार एक जो है गृहस्थ समूह है। बिल्कुल, परिवार एक समूह है, मैंने पहले ही बताया कि परिवार एक गृहस्थ समूह है, मतलब गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व संतान साथ में रहते हैं, या फिर पति पत्नी और उसके संतान जो है साथ में रहते हैं। 3 आदमी हो गया यानी एक समूह हो गया, ठीक है। इसके मूल रूप से उसकी दंपति व उनकी संतान रहते हैं, यही बात है। तो लूनी और मेयर ने कहा कि परिवार एक जो है गृहस्थ समूह है, ठीक है। परिवार क्या है, एक गृहस्थ समूह है। जो आप गृहस्थ के मतलब क्या होता है कि एक लड़का लड़की का शादी हुआ, शादी होने के बाद जब वह अपना जीवन यापन शुरू करता है, मतलब वह अपने गृहस्थ जीवन में जाता है,
ठीक है, जहां से वो अपने घर का एक नए जीवन शुरू करता है। तो वहीं पे परिवार कहने का मतलब है कि यह एक गृहस्थ जीवन है लूनी मेयर के अनुसार, जिन्होंने कहा कि यहाँ पे माता पिता और उनके एक संतान साथ में रहते हैं। दूसरे भाषा में कहा जाए तो एक दंपति और उनके बच्चे जो है साथ में रहते हैं, यही परिवार होता है। कम से कम इतना होते हैं। बाकी रहने के लिए तो दादा दादी जो है पिता माता, खुद भाई बहन, सब चाचा चाची सब होते हैं परिवार में। बट कम से कम एक पति होना चाहिए, एक पत्नी यानी एक माता, एक पिता और उसके एक कम से कम बच्चे होना जरूरी है एक परिवार के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या चीज, परिवार। लूनी मेयर के अनुसार मैंने बता दिया। लूसी मेयर के अनुसार एक है बिसांज और बिसांज। बिसांज और बिसांज ने भी वही कहा कि परिवार एक फंडामेंटल, एक मौलिक संस्था है, एक मौलिक और सार्वभौमिक संस्था है। यानी परिवार सभी जगह है। अब कहीं भी चले जाइए देश विदेश, परिवार हर जगह मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे इंडिया में ही फैमिली और परिवार की बातें होती है और जगह नहीं होता है, सभी जगह परिवार की बातें होता है। तो इसीलिए बिसांज और बिसांज के अनुसार कहा गया कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, मतलब सभी जगह यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी जगह मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक समाज का जीवित रहना इसी पर निर्भर है। प्रत्येक समाज में परिवार पर ही जीवित रहना जो है निर्भर करता है। तो बिसांज और बिसांज के बात याद रहे या न रहे, लेकिन लूसी मेयर के बात जरूर याद रखिएगा जो मैंने आपको पहले बताया। अब हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, परिवार के डिफिनीशन तो समझ गए, परिवार होता क्या समझ गए। परिवार की विशेषता। अब जो परिवार है इसके विशेषता जो है दो तरह से जो है बांटा गया। ठीक है, एक बात समझिए, परिवार की जो विशेषता है इसके दो तरह से जो है कैटेगराइज किया गया, मतलब विभाजित किया गया। कैसे, एक है जनरल, एक है आपका जनरल कैरेक्टरिस्ट, मतलब समान विशेषता। परिवार के दो विशेषताएं हैं, दो तरह से बांटा गया। एक समान, जब एक समान है तो कहीं ना कहीं एक विशिष्ट होगा। तो ये दो, अब जो समान है, जो जनरल है, इसमें वे सारे विशेषता है जो एक परिवार में 110% होना ही चाहिए। यह गुण होना ही चाहिए एक परिवार में, यह विशेषता होना ही चाहिए एक परिवार के अंदर, तो ही जाके इसे जो है जनरल यानी समान विशेषता कहा गया। अब विशिष्ट विशेषता का मतलब है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वह एक जो है स्पेसिफिक, एक जो है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्ट है जिसके हो भी सकता है किसी परिवार में, किसी परिवार में नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो समान विशेषता है एक परिवार का, वह हर परिवार में मिलेगा। कौन कौन सा है देखिए। पहला है समान विशेषता में यौन संबंध की विशेषता। समान विशेषता में यौन संबंध का विशेषता का अर्थ है कि कोई भी परिवार है, कोई भी पति पत्नी है और एक परिवार है, उस परिवार में यह आपको भूलना मत होगा कि सेक्सुअल रिलेशन, यौन संबंध, चाहे वो किसी पर्पज से हो, चाहे संतान पर जो है प्राप्ति के लिए हो या फिर मनोरंजन के दृष्टिकोण से हो, यौन संबंध किसी भी परिवार में 100% सत्य है। यह उसका विशेषता है कि हर एक परिवार में यौन संबंध के बिना परिवार नहीं चल सकता है। यह इसका एक जनरल समान विशेषता है, पहला पॉइंट। ओके, हो गया। आगे है विवाह का स्वरूप। अब कोई ऐसा परिवार मेरे को आप बता दो जहां पे किसी परिवार में जो है शादी होता ही नहीं है। ऐसा कोई परिवार मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब शादी नहीं है तो परिवार काहे का? जब शादी नहीं हुआ तो परिवार का बात ही हटा दीजिए। तो परिवार का एक सत्य, परम सत्य बात है कि परिवार में एक विवाह का स्वरूप होता है, अपना अपना स्वरूप होता है। अब किसी, देखते होइएगा, किसी के परिवार में है तो कोई 2 शादियां करता है, कोई एक शादी करके ही अपना जीवन पूरा काट लेता है, तो वो बात अलग है। बट परिवार में विवाह का स्वरूप, यह परम सत्य है कि हर परिवार में शादी होना तय होता है। ठीक है, तो ये दूसरा समान विशेषता हो गया। तीसरा है एक वंशालिक व्यवस्था। एक वंशालिक व्यवस्था का मतलब होता है कि प्रत्येक परिवार में संतानों का एक निश्चित जो है वंश नाम प्रदान किया जाता है। जैसे आपके जो दादाजी है, दादाजी के बाद आपके पिताजी आए, पिताजी के बाद आप खुद हुए, ठीक है, और हमारे बाद फिर बच्चे संतान होगा, फिर वो होगा। तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक वंश के नाम से चलते आ रहा है। जैसे नहीं कहता फलानवा का पोता है, फलानवा का बेटा है, ये वंश के नाम से चलते आता है ना। तो यह एक वंश के नाम भी एक निश्चित परिवार में होता है। अब इसे आप झुठला नहीं सकते हो कि परिवार में वंश नहीं होता है, बिल्कुल होता है। हर परिवार में एक वंशावलिक नाम चलते आता है। तो यह परिवार का एक वंशावलिक व्यवस्था, ए जीनियोलॉजिकल जो आपके सिस्टम है, चलते आता है। इसको आप नकार नहीं सकते हो।
तो समान विशेषता में यौन संबंध, समान विशेषता में विवाह का स्वरूप, यानी विवाह होना तय होता है, भले हो कोई 2 करे, कोई 1 करे, कोई 4 करे, वो अलग है, लेकिन विवाह का स्वरूप भी होता है। आगे है एक वंशावलिक व्यवस्था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहा होता है वह भी मौजूद होता है परिवार में, वह भी एक विशेषता है। आगे है आर्थिक विशेषता। अब सब परिवार में मानिए बिगैर कमाए हुए क्या परिवार चल सकता है? क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपके दादाजी आपके पिताजी के लिए घर बनवाकर, खेत लिखवाकर, कुछ पैसे कमाकर भी रख कर गए रहते हैं। उसके बाद आपके पिताजी, हमारे पिताजी या सभी के पिताजी कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं इसीलिए करते हैं कि हमारे बच्चे आएगा तो इसका घर का सुख लेगा, जो भी पैसे होंगे वो अपना काम करेगा, जो भी जमीन है वो बच्चे के लिए ही है। तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक व्यवस्था आपके परिवार में होते चले जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचता है, एक कोई किसी का पिता दादा ये सोचता है कि भाई आगे क्या होगा नहीं होगा, चलो बेच के सब खा जाते हैं, हटाओ इसको, जो आएगा वो अपना सोचेगा। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एक परिवार में आपके एक दूसरे के जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक व्यवस्था है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वह परिवार में मौजूद होता है, चाहे वो आपके किसी भी रूप में हो, चाहे खेत के रूप में हो, चाहे जमीन, चाहे जो भी रूप में आपके पास आर्थिक हो, साधन हो, वह साधन मौजूद होता है परिवार में। तो यह भी एक समान विशेषता है और बिना आर्थिक व्यवस्था के आप परिवार चला भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आखिरी है समान निवास स्थान। समान निवास स्थान का मतलब है कि एक परिवार है, एक परिवार को रहने के लिए अगर घर नहीं है, समझ लीजिए, तो कहाँ रहेगा? खुले आसमान के नीचे तो नहीं रहेगा, समझ गए? तो हर परिवार में एक निवास स्थान होना बहुत जरूरी होता है। यह उसका विशेषता है कि चाहे आप कोई भी कंडीशन में रहे, आप कहीं भी रहे, लेकिन आपको निवास स्थान तय करना पड़ता है। चाहे मान के देखते होइएगा, बहुत लोग अपना शादी किया, बाल बच्चा भी उसको जो है हुआ और वह अपने जो है ससुराल में ही रह गया, यानी अपने पत्नी के घर पर ही रह गया, घर जमाई बन के जिसको कहते हैं। या फिर जो लड़की है, ज़्यादातर यही होता है, लड़की शादी होने के बाद अपने पति के साथ अपने ससुराल रहने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, एक निवास स्थान है। जो परिवार बनने के बाद निवास स्थान मस्ट है, चाहे वो अपने माता के यहाँ रह जाए, चाहे वो अपने पति के यहाँ रहे, लेकिन रहना तय है, उसके लिए घर भी तय है, होना चाहिए निवास स्थान। तो चाहे कहीं भी रहे, लेकिन निवास स्थान मिलेगा ही मिलेगा, परिवार जब बनेगा तो बनेगा। तो परिवार का ये सब विशेषता है। समान विशेषता में मैंने आपको बता दिया, यौन संबंध, विवाह का स्वरूप, एकल वंशानुगणत, ठीक है, उसके बाद आर्थिक स्थिति, उसके बाद हो गया समान निवास स्थान, ये सब समान विशेषता है। अब आगे चलिए, आगे है कुछ विशिष्ट विशेषता है। तो वो तो समान विशेषता था, हर एक परिवार में होगा ही होगा, चाहिए ही चाहिए, ये विशेषता रहता ही रहता है, इसीलिए उसको समान विशेषता कहा गया। लेकिन कुछ विशिष्ट विशेषता है जो किसी परिवार में हो भी सकता है, किसी परिवार में नहीं भी हो सकता है। तो कौन विशेषता है विशिष्ट में? पहला आता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक, कुछ परिवार का कुछ अपना विशिष्टता भी है, उसमें कुछ विशिष्ट विशेषता ये है कि परिवार एक सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक कहने का मतलब है कि इसका एक विशेषता है कि वह पूरे विश्व में हर एक जगह, हर एक कोने कोने में पाया जाता है। यही कारण है कि इसे एक विशिष्ट के अंदर रखा गया है, मतलब इसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर रखा गया है, परिवार के इस सार्वभौमिक यूनिवर्सल व्यवस्था को। ओके, आगे है भावनात्मक आधार। और परिवार जो होता है, परिवार में भावनात्मक आधार, भावनात्मक पाया जाता है। जैसे माता पिता के बीच लगाओ, पिता पुत्र के बीच लगाओ, माता पुत्री के बीच लगाओ, दादा दादी, समझ गए, दादा पोता, नाना नानी, नाना नाती के बीच, ये सब भावनात्मक एक रिलेशन होता है। तभी तो देखते होइएगा जब कोई बिछड़ता है अपने से तो कितना दर्द होता है, कितना भावनात्मक रूप से आदमी कमजोर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशनल बेसिस, परिवार का एक विशिष्ट गुण है कि सब एक दूसरे के बीच भावनाओं से जुड़े होते हैं, भावनाओं के आधार पर जुड़े होते हैं एक दूसरे से, कि वो मेरा दादा है, वो मेरा पिता है, वो मेरी माँ है, वो है, ये है। तो इस प्रकार से समझ रहे चीजों को। चलिए, ये हो गया। अब है रचनात्मक प्रभाव, क्रिएटिविटी इन्फ्लुएंस। रचनात्मक कहने का मतलब है कि परिवार का एक विशिष्ट गुण है कि सब अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहता है, सब अपने लिए जो है कुछ ना कुछ जो है करते रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहता है, एक दूसरे को हेल्प करते रहता है, समझ गए, एक दूसरे को बोझ नहीं बनने देता है, एक दूसरे को कोई समस्या आता है तो मिल के साथ जो है देता है। तो परिवार का एक विशेषता है कि यहाँ पे क्रिएटिविटी, इन्फ्लुएंस, रचनात्मक जो है आपके प्रभाव सब पर पड़ते हैं, सब अपने अपने जिम्मेदारियों को समझते हैं। ठीक है,
सीमित आकार, परिवार एक लिमिटेड होता है। परिवार का एक विशेषता है कि यहाँ पे लिमिटेड है। यहाँ पे ये नहीं है कि 5,000 की संख्या में, 10,000 की संख्या में, लाख की संख्या में, ये बातें यहाँ पे नहीं होता। अगर परिवार में 20 सदस्य है तो वही 20 सदस्य रहेगा, हो सकता है आगे घटेगा भी, एक बढ़ेगा भी, लेकिन ये लिमिटेड होता है। इसको आप आराम से देख सकते हो, गिन सकते हो। तो परिवार का एक स्पेसिफिक विशेषता है कि यह लिमिटेड, एक सीमित आकार में पाया जाता है। ठीक है। पांचवा है सामाजिक ढांचे में मूल परिवार। न्यूक्लियर फैमिली ही समाज का मूल केंद्र होता है। जो न्यूक्लियर जो होता है वही समाज का मूल केंद्र है। ठीक है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी परिवार में सदस्य लोग हैं सब अपने अपने जिम्मेदारियों को समझते हैं। जैसे एक का तबीयत खराब हो गया तो दूसरा मदद करेगा, एक को अगर फाइनेंशियल अगर दिक्कत है तो दूसरा मदद करेगा। जैसे आपको पैसे की जरूरत है तो आपके घर से आपके गार्जियन आपको मदद करते हैं। तो यहाँ पे सब एक दूसरे के जिम्मेदारी को समझते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है परिवार में, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी को समझते हैं। यही कारण है कि परिवार में एक जिम्मेदारी की भावना, यह इसके विशेषता को बताता है कि सदस्यों के प्रति सदस्यों पर उत्तरदायित्व होता है एक दूसरे पर। ठीक है। आगे है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण, अब परिवार के द्वारा सभी परिवार में अपना अपना एक नियंत्रण होता है जो समाज को भी एक अच्छे व्यवस्थित तौर पर नियंत्रण बना के रखता है। अगर समझिए समाज में अगर फैमिली में आपके एक फैमिली में अगर नियंत्रण ना हो और ऐसे ही समाज में प्रत्येक परिवार में हो कि नियंत्रण किसी में न रहे तो फिर समाज का भी नियंत्रण होना संभव है नहीं है। तो हर एक परिवार में अपना अपना नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण होता है। यही कारण है कि समाज को भी नियंत्रण इससे मिल जाता है और परिवार में तो नियंत्रण है ही, तो दोनों फायदा इससे हो जाता है। आगे है परिवार की अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। अब जो परिवार होता है यह अस्थायी प्रकृति का भी होता है और अस्थायी प्रकृति का होता है। मान गए जो गांव में रह गया वो हमेशा गांव में ही रह गया। जिसको अगर मान गए मॉडर्न बनना है, कमाना है, तो गांव छोड़कर वह चला जाता है बाहर, तो वह अस्थायी तौर पर गांव के लिए हो जाएगा। तो परिवार एक अस्थायी और अस्थायी जो है विशेषता का भी होता है। तो मैंने परिवार को दो कैटेगरी में विशेषता में बांटा, एक समान विशेषता और एक जो है आपका कौन सा विशेषता है, एक आपका समान और एक विशिष्ट। समान में यौन है, विवाह का स्वरूप है, उसके बाद है आपका आर्थिक जो है आर्थिक व्यवस्था है, उसके बाद एक वंशावली का नाम है और उसके बाद जो है निवास स्थान। तो ये हो गया समान विशेषता। आगे है विशिष्ट विशेषता में कि यह यूनिवर्सल होता है, मतलब सार्वभौमिक होता है। ठीक है। यह भावनात्मक आधार पर होता है, इसका आकार सीमित होता है परिवार का। यह जो है एक दूसरे के प्रति इसमें के सदस्य जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व होता है। परिवार अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकृति का होता है। परिवार सामाजिक नियंत्रण होता है यहाँ पे। ठीक है। रचनात्मक प्रभाव होते हैं, समझ गए। तो ये सब जो है आपके इसका विशिष्ट प्रभाव है, जो मैंने विशिष्ट विशेषता है मैंने आपको बता दिया। ओके। अब आगे आता है परिवार का प्रमुख प्रकार। यही महत्वपूर्ण आपके जो है परिवार का महत्वपूर्ण है प्रकार में बता देता हूं। उसके बाद जो है हम लोग विराम लेंगे, फिर आगे वीडियो में जब आएंगे तो परिवार के मूलभूत आवश्यकता और परिवार के जो है मूलभूत कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने क्या पढ़ा, परिवार क्या है, परिवार के विशेषता। अब हम लोग चल रहे हैं परिवार के प्रकार के बारे में जानने। ठीक है। तो परिवार के प्रकार जानकर हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है। परिवार के प्रकार की बात किया जाए तो परिवार के जो प्रकार है विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। परिवार जो है अलग अलग रूप में आपको देखने को मिलता है, जो किसी स्थान, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। परिवार जो होता है अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। परिवार तो बन गया बट ये परिवार अलग अलग रूप में होते हैं। अब ये अलग अलग रूप होने का कारण होता है कि भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इन सब परिस्थितियों का परिणाम होता है कि आपको अलग अलग परिवार के रूप देखने को मिलता है। विभिन्न आधार पर परिवारों को बांटा जा सकता है। अब परिवार को हमको बांटना होगा तो अलग अलग आधार पर हम लोग परिवार के बांटे हैं। परिवार को हम लोग मुश्किल से आपको 4 जो है आधार पर बांटे हैं। 4 आधार कौन कौन से हैं, पहले इस आधार को ध्यान में रखिए कि परिवार को कौन 4 आधार पर बांटा गया है। ठीक है। कौन 4 आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला है सदस्यों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जो है मेंबर, मतलब सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार को बांटा गया है। ठीक है, पहला। दूसरा है अधिकारों के आधार पर। अब आप लोग देखते होइएगा कि परिवार में किसी परिवार में जो
अधिकार होता है परिवार चलाने का वह पिता के या दादा के हाथ में होता है। किसी किसी परिवार में देखिएगा मुखिया जो है औरत होती है, दादी हो या माँ हो, उसके हाथ में होता है। तो या तो औरत या तो लेडी, इसी के हाथ में होगा। तो ये हो गया अधिकार के आधार पर, ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ राइट, यानी किसके हाथों में अधिकार है, क्या पुरुष के हाथ में है या लेडीज के हाथ में है। ये हो गया अधिकार के आधार पर। आगे है निवास के आधार पर। परिवार निवास के आधार पर होता है। मैंने अभी बताया कि परिवार या तो होता है पति पत्नी शादी कर लिया, ठीक है, शादी करने के बाद अगर पति पत्नी के घर रह गई, यानी उसका जो संतान होगा उस संतान के हिसाब से सोचिएगा तो वह क्या होगा कि मातृसत्तात्मक, यानी माता के घर पर रह जाना, वह मातृसत्तात्मक परिवार होता है, ठीक है। वो होता है मैरिटोलिकल फैमिली, ठीक है ना, मैट्रीलोकल फैमिली। एक होता है पैट्रीलोकल फैमिली। पैट्रीलोकल फैमिली के मतलब पति पत्नी हुआ, उसका जो बच्चा होगा तो बच्चा के हिसाब से क्या होगा, वह अपने पिता के घर पर रह रहा है, दादा दादी के यहाँ, तो वह पैट्रीलोकल होगा। और उसके बच्चा के हिसाब से सोचिए, अगर शादी होने के बाद अगर लड़की के घर पर ही रह गया है उसका पति सहित, तो आप लोग समझिए क्या होगा, उसके बच्चे के हिसाब से उसके माँ के घर पर रह गया तो वो हो जाएगा मातृसत्तात्मक, यानी मैट्रीलोकल। समझ गए। तो ये हो गया आपके निवास स्थान के आधार पर। और आगे है चौथा है विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर कहने का मतलब है कि परिवार क्या एक विवाह से बना है या ये दो दो तीन तीन विवाह से बना है, तो ये विवाह के आधार पर भी परिवार आपके बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक करके चार मैंने क्या बताया, सदस्यों की संख्या के आधार पर, सत्ता के अधिकार के आधार पर, उसके बाद जो है आपके हो गया निवास के आधार पर, और चौथा है विवाह के आधार पर। ये चार आधार पर परिवार को बांटा गया है। पहला है सदस्यों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर पहला जो प्रकार है वह न्यूक्लियर फैमिली का है। न्यूक्लियर फैमिली जो होता है उसमें जो होता यह है, न्यूक्लियर फैमिली में मात्र एक पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली सबसे छोटा होता है, सबसे कम संख्या होगा यहाँ पे, और यह बिल्कुल 3 संख्या वाला ही होता है, एक पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, बस ये न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगा, बिल्कुल कम संख्या वाला। संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली कहने का मतलब है सीधी सी बात है कि दादा दादी, कम से कम 3 पीढ़ी के लोग जो है आपके 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग ज्वाइंट फैमिली में होते हैं। दादा दादी माता पिता खुद 3 पीढ़ी हो गया, इससे भी ऊपर होगा तो ये ज्वाइंट फैमिली हो जाएगा। ज्वाइंट फैमिली में सदस्यों की संख्या अधिक होता है न्यूक्लियर फैमिली से, समझ गए। तो ये सब सदस्यों की संख्या के आधार पर ही ना है। एक होता है एक्सटेंड फैमिली। एक्सटेंड फैमिली का मतलब होता है कि जहाँ पे आपके फुआ भी रहते हो, जहाँ पे आपके दादा दादी खुद और फुआ और जो भी आ जाए सब रह जाए, तो एक्सटेंड विस्तृत फैमिली हो जाता है सबसे बड़ा। तो ये संख्या के आधार पर 3 न्यूक्लियर फैमिली है, सबसे कम संख्या वाला, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही होगा। ज्वाइंट फैमिली होगा 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग रहेंगे, तो ये सब एक्सटेंड फैमिली है तो सबसे ज़्यादा संख्या में रहेगा। तो ये 3 प्रकार से संख्या के आधार पर, ठीक है। आगे है अधिकारों के आधार पर। मैंने पहले बता दिया, अधिकारों के आधार पर कहने का मतलब है पैट्रियार्कल, ठीक है। देख लीजिए, पैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली यानी पितृसत्तात्मक, मतलब वैसा परिवार जिसमें जो अधिकार हो, परिवार चलाने का जो सत्ता हो वह किसी पुरुष के पास हो, चाहे वो दादा हो चाहे पिता हो, उनके पास हो, इसीलिए इसे पितृसत्तात्मक परिवार कहा गया, जहाँ पे पितृ मतलब पुरुष के हाथ में सत्ता हो, चलाने का अधिकार हो, तो पितृसत्तात्मक होता है, ज्यादातर यही होता है। आगे है आपके मैट्रियार्कल फैमिली। मैट्रियार्कल मतलब मातृसत्तात्मक, जहां पे कुछ ऐसे भी परिवार आप लोग देखते होइएगा कि जो सत्ता है, जो घर चलाने का पावर है, अधिकार है, वह स्त्री अपने हाथ में ली रहती है, तो ये हो जाता है मातृसत्तात्मक मैट्रियार्कल फैमिली। तो ये हो गया सत्ता अधिकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स, ओके। चलिए अब है निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर पहले ही बता दिए कि शादी होगा तो बच्चे होगा, तो बच्चे के हिसाब से आप सोचिए कि शादी होने के बाद अगर कोई जोड़ा अगर मान गए अपने पत्नी के साथ पत्नी के ही घर पर रहने लगे और उसका जो बच्चा होगा तो क्या समझेगा कि हम अपने माँ के घर पर रह रहे हैं, यानी मातृ निवास स्थान, यानी मैट्रीलोकल फैमिली। तो हो जाए अगर शादी होने के बाद उसका जो बच्चा है वह अपने माता के जो है निवास पर रहे, घर पर रहे, तो वह मातृसत्तात्मक जो है मातृ निवास स्थान मैट्रीलोकल फैमिली होता है, ठीक है। अगर
शादी हो गया, उसके बच्चे होंगे और उसका बच्चा ये समझ रहा है कि हम अपने दादा दादी के यहाँ है, पिता के यहाँ है, तो वह हो जाता है पितृस्थानीय परिवार, ठीक है, यानी पैट्री लोकल फैमिली, समझ गए, जो कि सभी जगह ऐसे ही पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया निवास स्थान के आधार पर। अब विवाह के आधार पर भी फैमिली बनता है। मानिए एक पुरुष है, वह जो है 3 अलग अलग जो है स्त्रियों से शादी किया, 3 अलग अलग स्त्रियों से शादी किया। अब तीनों स्त्री कह रहा है हम एक लंग नहीं रहेंगे, तो तीनों का घर बट जाएगा अलग अलग। स्त्री पुरुष एक एगो है, तीनों के साथ में रहेगा, तीनों से बच्चा हो जाएगा, तो तीनों का परिवार तो अलग अलग बन गया ना। तो ये हो जाता है बहुविवाह यानी पॉलीगामी यानी बहुविवाही प्रथा। इसी को बहुविवाही परिवार कहेंगे, जहां पे अनेक विवाह होकर परिवार बनता है। और एकल विवाह कहने का मतलब है कि एक स्त्री एक ही पुरुष से या एक पुरुष एक ही स्त्री से शादी करके अपना जीवन गृहस्थ जीवन शुरू करता है, तो वह जो परिवार बनेगा वह एकल परिवार यानी एक विवाह परिवार बनेगा, यानी जो है आपके मोनोगामी जो है फैमिली बनेगा, ठीक है। तो ये विवाह के आधार पर हो गया। मैंने क्या पढ़ाया आपको, विवाह के प्रकार स्वरूप, विवाह के विशेषता, परिवार क्या है, परिवार के विशेषता, परिवार के प्रकार बता दिए। परिवार से 2 क्वेश्चन और बचता है, परिवार के कार्य, परिवार के जो है आपके परिवार के कार्य, और परिवार का एक छोटा सा है आपके आवश्यकता। तो इन सभी चीजों को मैं बताऊंगा। आज मैंने क्या पढ़ा, परिवार के 3 क्वेश्चन पढ़े और साइकोलॉजी के क्षेत्र पढ़े। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।